नमस्कार, मैं हूं मनोज राजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनादेश उत्तर प्रदेश। मेरे साथ हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा। गरीब को अनाज हो या बुलडोजर का राज हो, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बात हो या आतंकियों के साथ रिश्तों की एकदम नई सियासी बिसात हो, हर बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पावर पैक फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे नया मुद्दा, सबसे ताजा मुद्दा और सबसे पहला सवाल, ये टेरर पॉलिटिकल कनेक्शन का एंगल क्या है और आप इस पर सबसे ज्यादा हमलावर क्यों हैं? देखिए, तो पहले से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के रिश्ते और उनकी संवेदना किन लोगों से है। किसी भी पार्टी की कार्यपद्धति उसकी अपनी सोच को प्रदर्शित करती है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी को शासन करने का अवसर मिला। चारों बार उत्तर प्रदेश की जनता ने दंगा झेले हैं, अराजकता का तांडव झेला है। सत्ता प्रायोजित अपराध कैसे होता है, इसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी के हर कालखंड में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। और एक कालखंड वह भी आया था जब उत्तर प्रदेश के अंदर हर प्रमुख शहर में बम ब्लास्ट हुए थे। क्या प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, राम जन्मभूमि अयोध्या पे हमला का मामला रहा हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी की कचहरी, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर, बिजनौर, मेरठ, यानी हर एक कस्बे में ये चीजें घटित हुई थी। सरकार की अलर्टनेस घटनाओं को रोकने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करती है। लेकिन हम मानते हैं कि कहीं कोई घटना हुई भी है, उसके बाद अपराधी को और आतंकी को सजा दिलाने के बजाय सरकार अगर उसकी पैरोकार बन जाए, ये खतरनाक साजिश की बू इसमें आती है। और याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, 2013 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन सभी आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने के लिए एक कुत्सित चेष्टा की थी। बाराबंकी कोर्ट में हर एक जगह ये मामले थे और उन सभी में इसने किया था। गोरखपुर में भी ये हुआ था जी। बाद में कोर्ट ने इसमें, हाई कोर्ट ने इसमें स्टे किया था। कल आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक न्यायालय ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद न्यायालय ने 38 वहां के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे। उसके लिए दोषी जो लोग थे, जो जेल में बंद थे, 77 में से 38 लोगों को कल फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा याफ्ता जो लोग हैं या जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, उसमें से 8 लोगों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश से जिन लोगों के संबंध में, उसमें संजरपुर, जिसने बटाला हाउस के बाद जिस गांव का नाम आजमगढ़ के देश और दुनिया की सुर्खियों में आया था और जिसके कारण आजमगढ़ के नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, उस आजमगढ़ का जो आतंकी अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, उनमें से एक, उसके जो अब्बा जान हैं वह समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रचारक हैं। उनकी फोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से अखिलेश यादव के साथ में है
और वह आज भी समाजवादी पार्टी के वहाँ पे प्रमुख, वहाँ के उन समाजवादी पार्टी की पिछली कार्य समिति की सूची आप देखेंगे, उसमें उसका भी नाम है और वो आज भी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, अगर आपकी सरकार सत्ता में फिर से आती है तो ये आतंकवादी और आतंकवादियों से रिश्तों, जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं कि संबंध जग जाहिर है, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे, गहनता से जांच करवाएंगे रिश्तों को? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, हमने 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी थी, हमने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने की बात की थी। हम लोगों ने की और हम लोगों ने अपराधी हो या कोई माफिया, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका मत और मजहब नहीं देखा। कठोरता से ऐसे तत्वों से कानून के दायरे में लाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। और हम फिर इस बात को कह सकते हैं कि अगर कोई दहलाने का प्रयास करेगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी और उसके आश्रयदाताओं को भी भुगतनी पड़ेगी। मतलब माने कि सरकार अगर रिपीट होती है और आप फिर आते हैं सत्ता में, तो आप इन रिश्तों को रखने वाले लोगों से, चाहे वो जिनके साथ तस्वीर हो या जिस तरीके की बात हो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, कार्रवाई कानून के दायरे में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। कानून व्यवस्था की बात ही हो रही है तो अभी एक नारा प्रचलित है, बुलडोजर वाले बाबा। बुलडोजर अभी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध कब्जे के खिलाफ एक प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में शामिल हो गया है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये बुलडोजर बवाली है, ये कुछ लोगों को ही टारगेट करता है। आप कह रहे हैं कि ये बुलडोजर फिर से रीस्टार्ट होगा, तो इस बुलडोजर की दिशा क्या होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। इस 25 करोड़ की आबादी के विकास के लिए, उसकी खुशहाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रतीक है बुलडोजर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एयर कनेक्टिविटी को प्रदान करने का एक माध्यम तो है ही बुलडोजर, लेकिन साथ साथ प्रदेश के विकास में डकैती डालने वाले, प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले, प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले ऐसे माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को ये ले भी वो बुलडोजर उपयोग में लाया जाता है। उस अवैध कमाई को जब्त करने और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में भी उस बुलडोजर का उपयोग होता है। तो इसलिए दोनों प्रकार के कार्य उससे होते हैं, एक तरफ निर्माण का, रचनात्मकता का, और दूसरी तरफ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य भी उसी बुलडोजर से होता है। इसलिए वो बुलडोजर एक प्रतीक हो गया है, उत्तर प्रदेश का ब्रांड बन रहा है वो। ये ब्रांडिंग जो है, ये अतीक, अंसारी या कानूनी तौर पर आजम जैसे ही लोगों के लिए रहती है, इसीलिए विपक्ष को ये मुद्दा मिलता है। तो आज आपसे ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 80 और 20 का जो मतलब है, 80 और 20 का जो अर्थ है, वो क्या है, उसको स्पष्ट तौर पर बताइए। देखिए, 80-20 का अर्थ वही है कि 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 20% में बंटवारा है कांग्रेस, बसपा, सपा के बीच। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी में उन सभी मतदाताओं का आएगा जो मतदाता कानून का राज पसंद करते हैं, सुरक्षा के बेहतर स्थिति को पसंद करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को जिन्होंने अपने जीवन में खुशहाली का आधार माना है,
जिन लोगों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है या जिन्हें ये पसंद है कि गरीबों को शासन की योजनाएं नियमानुसार मिलनी चाहिए और वे या तो लाभार्थी है या उस लाभार्थी वर्ग का समर्थक है या उसका शुभचिंतक है, यह सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। लेकिन जो दंगा प्रस्त हैं, भय और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले तत्व हैं, पेशेवर माफिया और अपराधी हैं, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को अपने जीवन का शिष्टाचार बना दिया है, जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना है, जिन लोगों ने गरीबों के निवाले को छीनने का कुत्सित प्रयास किया है, वे 20% ऐसे तत्व हैं जो प्रदेश के विकास में भी बाधक हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए बार बार कुत्सित प्रयास भी करते हैं, और जिनको प्रदेश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है वह दूसरी तरफ जाएंगे। और मुझे लगता है उसमें अपने आप बंटवारा होगा इन लोगों में, जिन जिन में भी बंटवारा होता है। लेकिन ये चुनाव, पहले 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, और पहले 2 चरणों के चुनाव के जो अब तक रुझान आए हैं वह वही है कि 80% बीजेपी की तरफ जा रहा है, 20% बीजेपी के विरोध में जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने रचनात्मकता की बात की, तरक्की की बात की, अमन की बात की। आपका स्लोगन भी है फर्क साफ है, बहुत हिट स्लोगन है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान हिजाब, जिन्ना, पाकिस्तान, इन नारों के शोर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि विकास पुरुष की जो छवि है, जो सड़क बनाने की छवि है, अस्पताल बनाने की छवि है, शहरों के पुनर्निर्माण की छवि है, आपकी ये छवि कहीं थोड़ी कमजोर तो नहीं पड़ रही है? देखिए, जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा हमने तो नहीं उठाया है, हमने तो विकास के मुद्दे पर ही अपनी बात को रखी है। सवाल यह है, विकास की पहली शर्त सुरक्षा है। जब पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहा था, उस दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के हम लोग एक नई बहस को आगे बढ़ा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रदेश के अंदर पाकिस्तान का गुणगान गा रहे थे। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा पर और प्रदेश की सुरक्षा पे चिंतन कर रहे थे, तब वो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे। तो जिन्ना हो या पाकिस्तान, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया है और बड़ी शरारतपूर्ण तरीके से उठाया है। डेवलपमेंट के इशू से, लोक कल्याण के मुद्दे से आम जनमानस का ध्यान हटाने के लिए, और उस शरारत को प्रदेश की जनता भी समझती है, क्योंकि इन लोगों को ऐसा तो है नहीं कि आज के दिन पर राजनीतिक दल ये बोल रहे हैं कि साहब हमें अवसर दिया जाए। अवसर तो सभी को मिल चुका है। 5 साल हमारी सरकार भी काम कर रही है, उससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया, उससे पहले 5 साल बहुजन समाजवादी पार्टी ने काम किया, उससे पहले 4 साल समाजवादी पार्टी ने काम किया, उससे पहले भी कुछ सरकारें काम की हैं, अलग अलग समय में लोग काम किए हैं, और लंबे समय तक कांग्रेस को भी इस बड़े प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर मिला था। कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अवसर नहीं मिला। जनता ने सबको परखा है। सवाल ये है कि किसी भी विकास और सुशासन की नींव पड़ती है सुरक्षा से और कानून के राज से। हमने कानून के राज की बात की तो उन्होंने पाकिस्तान की बात की, हमने सुरक्षा की बात की तो उन्होंने मत और मजहब के साथ उसको जोड़ने का प्रयास किया, हमने विकास की बात की तो उन्होंने संप्रदाय की बात करनी शुरू कर दी, हमने राष्ट्रवाद की बात की तो उन्होंने जातिवाद की बात कर दी। यानी फर्क साफ है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह जातिवाद की बात करते हैं। हम विकास की बात करते हैं तो वे आकर के व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं।
लेकिन प्रदेश की जनता इन सब चीजों को देख रही है। पहले 2017 के पहले तो बिजली भी चेहरा देख करके दी जाती थी, बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मत और मजहब होता था। 17 के बाद तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली सबको मिल रही है ना। हमने तो भेद नहीं किया, हमने तो जो सबका साथ सबका विकास की बात की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र 2013-14 में दिया, हम तो आज भी उसी के अनुरूप प्रदेश की व्यवस्था को चला रहे हैं। लेकिन जब उनको अवसर मिला था, उनके समय तो बिजली की भी जाति और मजहब था, उनके समय में विकास की भी जाति और मजहब हुआ करता था। विकास के नाम पे कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी, लेकिन देव मंदिरों पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सांप्रदायिकता का प्रतीक था। हमने तो विकास सबका किया है, कनेक्टिविटी सबको दी है, सड़क सबके लिए दिया है, सुरक्षा सबको दिया है, राशन सबको दिया है, वैक्सीन सबको दिया है, टेस्ट सबको फ्री, उपचार सबको फ्री, मेडिकल कॉलेज सबके लिए बन रहा है, एक्सप्रेसवे सबके लिए बन रहा है, नौकरी सबको दी है। मुख्यमंत्री जी, आपने मंदिरों की बात की। कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम साहब ने कहा था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या सचमुच काशी मथुरा को लेकर बीजेपी की काम कुछ तो प्लानिंग है? भाई, अयोध्या में 500 वर्षों के इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने की ओर अग्रसर है। काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण विगत 7 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, और काशी विश्वनाथ धाम ने तो दुनिया के सामने एक अलौकिक अनुभव कराया है कि हमारी पहचान किस रूप में वैश्विक मानचित्र पर उभरने चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम उसका एक प्रतीक है। मैं मथुरा की बात कर रहा हूं। भव्य और दिव्य कुंभ हमने किया है, भव्य दीपोत्सव हमने करवाया है, और भव्य रंगोत्सव का कार्यक्रम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में और उन ब्रज क्षेत्र में ये भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ये डबल इंजन की सरकार ने बनाया है, जो समग्र विकास के कार्यों को लेकर के विगत 5 वर्षों से ब्रज क्षेत्र में काम कर रही है। तो वो तो ब्रज क्षेत्र को तो फिर से द्वापर युग की मथुरा, वृंदावन, बरसाना बनाने की दिशा में हम लोग लेके चले गए हैं। उधर तेजी के साथ काम हो रहा है। हम क्यों इसमें डिनाई करें कि हम लोग नहीं काम कर रहे हैं? हम तो काम कर रहे हैं, करेंगे। और वहीं पर नहीं, हम तो हर तीर्थों का विकास कर रहे हैं। विंध्यवासिनी धाम का भी करा रहे हैं, नेमिस का भी करा रहे हैं, सुख तीर्थ का भी करा रहे हैं, हर एक जगह का करा रहे हैं। तो फिर ये विकास के बाद अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, विंध्यवासिनी हो, इन सारे जगहों की बात भी आप करते हैं, फिर ये उत्तर प्रदेश को शिमला बनाने का इशारा कैसे हो जाता है? वो क्यों होता है? देखिए, मैंने देवी बनाम देवमद, अली, बजरंगबली, ये सब कैसे होता है? मैंने पहले कहा ना कि विकास हो या आस्था का सम्मान। कर्फ्यू में तो कावड़ यात्रा निकलेगी नहीं। जो दंगा कराते थे, जब कोई पार्टी ऐसे दंगाइयों को, घोषित दंगाइयों को या पलायन के लिए जिम्मेदार तत्वों को टिकट देगी, 4.5 वर्षों तक ये सभी लोग अपने बिलों में दुबके हुए थे। टिकट मिलने के बाद ये अपने बिलों से निकले, रेंगने लग गए, धमकी देने लग गए, धमकीबाज हो गए। और चूंकि उससे पहले का उनका जो कृत्य रहा है वो समाज में भय और दहशत पैदा करने वाला रहा है, तो आखिर ऐसे लोगों को क्या बोलते? यही तो बोला गया कि देखो गर्मी आ गई है, चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी उतर जाएगी, आप निश्चिंत होकर के वोटिंग करिए। ये जो कहते हैं कि 10 मार्च के बाद हम देख लेंगे, तो 10 मार्च जब आएगा तब ना, 10 मार्च के बाद भी हम ही को रिपीट करना है, तो सारी गर्मी तो 10 मार्च के बाद उतार ही देंगे। ये रिपीटिशन की बात पर और 10 मार्च की बात पर आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा कि चुनावी चक्रव्यूह के 2 द्वार भेदे जा चुके हैं, तो पश्चिम में किसका सूर्य अस्त हुआ है और पूरब में किसका सूर्योदय होगा? देखिए, पश्चिम हो या पूरब,
मध्य हो या बुंदेलखंड, भारतीय जनता पार्टी चारों ओर है। और मैंने कहा ना, पहले 2 फेज के चुनाव परिणाम 80 बनाम 20 की तरफ जा चुके हैं। 80% सीटें 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जो रुझान है अब तक के। और 20% में पूरा विपक्ष है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, सपा भी है। और मैं फिर कह सकता हूं, चरणबद्ध ये बढ़ता जाएगा और आगे जाकर के 17 की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगी। दूसरे दौर के मतदान के दरमियान ये हिजाब का मसला आया। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा हिजाब पहनने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ये क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है या कुछ और मंसूबे हैं? देखिए, श्रीमान ओवैसी की मंशा कयामत के दिन तक भी पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सद्भावना में ही अपनी बात कही होगी। कम से कम उन बेटियों को और उन महिलाओं को कम से कम आज तो एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का परमिशन दीजिए, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करिए। 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था और जो कानून बनाया गया, इसका समर्थन करना चाहिए इन लोगों को। एक उन्हें और अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके बारे में इनको स्वयं भी मुस्लिम समाज को निर्णय लेना होगा। और मुस्लिम समाज का जो पुरुष एकाधिकार है, इस वर्चस्व को इन लोगों को स्वयं शिथिल करके वहां की बेटियों को और वहां पर महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह उनके भी हित में होगा और देश के हित में भी होगा। जब कानून की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक और कानून की चर्चा इधर बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। हिजाब मुद्दे के बाद की ही बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी जी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अपने यहाँ वो लागू करेंगे। क्या आपकी सरकार, अगर जनता आदेश देती है, फिर से चुनी जाती है, तो इस दिशा में सोचेगी, इस दिशा में कुछ काम करेगी? देखिए, समय के अनुरूप सारे कदम उठेंगे। हम लोगों ने धर्मांतरण पर कड़ा कानून यूपी में बनाया, लव जिहाद पे कड़ा कानून हमने बनाया। जहां पे कानून राज्य के दायरे में आएगा, राज्य बनाएगा। जहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, हम मार्गदर्शन लेंगे। और जहां पे भारत सरकार को जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार समय के अनुरूप उस प्रकार का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो गरीबों को अनाज मिल रहा है, ये अनाज सच में उनकी मदद है या इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नजर आता है? देखिए, ये अनाज वोट पाने का जुगाड़ नहीं है। एक दूसरा, 1000 वर्षों के देश और दुनिया की महामारी के इतिहास को अगर आप उठाएंगे, एक चीज पाएंगे कि किसी भी महामारी में बीमारी से मौतें होती थी, बड़ी संख्या में होती थी। लेकिन बीमारी से जितनी मौतें होती थी, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। और भारत का जो इतिहास रहा है महामारी से निपटने का, भारत के अंदर ये पहली बार हुआ है जब किसी महामारी में वैक्सीन महामारी के आने के 9वें महीने भारत के लोगों को मिलनी प्रारंभ हो गई थी। अन्यथा जितनी महामारी आई थी, जितनी बीमारियां आती थीं, जब दुनिया उससे ठीक हो जाती थी, उसके कई दशक के बाद भारत में वैक्सीन आती थी। याद करिए, देखिए वह महामारी थी या नहीं थी, लेकिन हजारों बच्चे मरते थे इंसेफ्लाइटिस से। इंसेफ्लाइटिस 1949 में इंसेफ्लाइटिस के मामले तमिलनाडु में आए थे। तमिलनाडु के बाद आंध्र में, आंध्र के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल में, और फिर 77 में ये मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले थे, फिर बिहार में देखने को मिले। भारत में वैक्सीन कब आई? 2005 में। और 2005 में भी तब जब मुझे
इसके लिए एक लंबा आंदोलन खड़ा करना पड़ा था। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कारण संभव हो पाया कि भारत ने बीमारी आने के 9 महीने के अंदर अपने स्वयं के 2 वैक्सीन विकसित कर दिए और भारत में बने हुए दोनों वैक्सीन, चाहे वह कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड का हो, ये दोनों दुनिया के सबसे प्रभावी वैक्सीन माने गए हैं। थर्ड वेव की आशंका को एकदम समाप्त कर दिया वैक्सीन ने। महामारी के दौरान जो उसके साइड इफेक्ट थे वह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। संक्रमण तीव्र था। आपने भी देखा होगा कि हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते थे और अगर किसी की दुर्भाग्य से मौत हो गई तो परिवार का सदस्य नहीं जाता था लेने के लिए, बेसहारा छोड़ दिया गया था। सरकार को ऐसी बहुत सारी शवों का दाह संस्कार कराना पड़ा था। ये उनकी मजबूरी भी थी। और उस समय जब लोगों के पास साधन कम हुए तो सरकार की जवाबदेही थी, एक संवेदनशील सरकार यही करेगी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, कि हर एक तबके का ख्याल कैसे रखा जाना चाहिए। एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश का रखा। 135 करोड़ लोगों के हितों का ध्यान रखा, उनके जीवन को बचाने का काम किया, उनकी जीविका को भी बचाने का काम किया। और राशन उन गरीबों के लिए जिनके काम उस दौरान बाधित हुए, वही एक जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे, उनके लिए आवश्यक था। और थर्ड वेव की आशंका जब आई तो यानी हमने हर वेव के दौरान राज्य सरकार की तरफ से भी अतिरिक्त दिया, किसी के पास किसी को भूखों न रहना पड़े। और मैं कह सकता हूं यूपी देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 2017 के बाद भूख से कोई मौत नहीं हुई और किसी किसान ने प्रदेश के अंदर आत्महत्या नहीं किया। यह किसी भी सरकार के लिए मुझे लगता है अपने कार्यों का उल्लेख करते समय यह कहने का एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि अन्नदाता किसानों का भी संरक्षण करेंगे और अपने नागरिकों को भूखों नहीं मरने देंगे। और राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से जो डबल इंजन की हमारी सरकार काम कर रही है, इन दोनों सरकारों ने पुख्ता व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे। हमारे यहाँ तो 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों को आए थे, हमने उनका भी ध्यान रखा। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी, सारी सुविधाएं हुई, कम्युनिटी किचन चलाने पड़े, हमने सबका ध्यान रखा। उत्तर प्रदेश के मॉडल की सराहना हुई, इसमें दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने इसका केस स्टडी के रूप में इस पे अध्ययन किया, शोध किए और उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ा। और ये राशन चलता रहेगा। हाँ, मैं क्या सरकार आने के बाद हमने दिया है और उसको आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी उसको देंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा की। अपने उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि सत्ता की कुंजी माई समीकरण में है, मुस्लिम और यादव समीकरण में। लेकिन अब ये शायद रिप्लेस हो गया है, जैसा बीजेपी बाकी कई लोग दावा कर रहे हैं कि अब माई समीकरण का मतलब है मोदी और योगी। तो ये मोदी जी भी कहते हैं कि योगी जी उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। विकास एक सतत प्रक्रिया है। आपका दावा है कि आपने प्रदेश के सूबे के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया, फिर भी काफ़ी कुछ कमी रह गई होगी। तो आपके सपनों का उत्तर प्रदेश कैसा है? थोड़ी देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, आज़ादी के बाद से भारत की राजनीति में जो परंपरागत परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहबवाद, ये सब चीज़ें घुसाई थी ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2013 के बाद से इस पूरे एजेंडे के सिनेरियो को बदल के रख दिया। आज भारत की राजनीति का एजेंडा विकास हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब हुआ है, किसान हुआ है, महिलाएं हुई हैं, नौजवान हुए हैं। ये एजेंडे के हिस्से बने हैं। आज इन पे चर्चा होती है, खुली चर्चा होती है और सरकार
उन पर फोकस करती है, इनके उत्थान के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके रोजगार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास को एजेंडे का हिस्सा बनाया, सुशासन को एजेंडे का हिस्सा बनाया, तकनीक को अधिकाधिक अपना करके लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। एक बात तो ये, और दूसरा, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, 5 साल में हमारी सरकार को कायदे से 3 साल ही कार्य करने का अवसर मिला है। 2 साल कोरोना प्रबंधन और कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए हमारे बीते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं हमारे इन 5 सालों में भले ही 3 साल हमें कार्य करने के लिए मिले हों, 2 साल कोविड प्रबंधन के रहे हों, फिर भी मैं इसको 5 साल मानता हूं। इन 5 सालों की तुलना सपा बसपा सपा के 14 वर्ष से आप कर लें, कांग्रेस के 55 वर्ष से कर लें, ये 4 साल 5 साल हमारे इन पर भारी पड़ेंगे। आपने बात की MY फैक्टर की, रमेश जी ने भी कहा कि मोदी, पहले वो मुस्लिम यादव था, फिर मोदी योगी हो गया। मोदी जी ने आपके कंधे पर रखकर एक तस्वीर से संदेश भी दिया। दावा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका स्लोगन है पार्टी विद डिफरेंस। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक ये पार्टी विद डिफरेंस जो है, इसमें पार्टी में कोई यहाँ से लेके वहाँ तक कोई डिफरेंस तो नहीं है? ऑल इज वेल? देखिए, पार्टी एक परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक रूप से पूरे देश के अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी भी और पूरा देश भी चल रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी की शासित जितने भी राज्य हैं वे जितना भी अच्छा कर पा रहे हैं वे मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही कर पा रहे हैं। पूरे देश का कोविड प्रबंधन भी दुनिया के अंदर बेहतरीन माना गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माना गया। अब कुछ बिग फाइट की बात कर लेते हैं। तीसरे दौर का चुनाव है, मुलायम सिंह यादव भी वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। टक्कर है या फर्क साफ है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की हार का नमूना है कि समाजवादी पार्टी जब अपने अध्यक्ष की हार को वहां पर देख करके फिर उन्होंने अपने तुरुप का पत्ता चला है मुलायम सिंह जी के नाम पर। और मुलायम सिंह जी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वे भी जानते हैं कि करहल की जनता क्या निर्णय लेने जा रही है, और करहल की जनता भी इस बात को जानती है। किसी आजमगढ़ ने इनको बार बार सांसद बना के भेजा, जब आजमगढ़ नहीं गए विपत्ति के समय, कोरोना में 2 साल में करहल में कभी नहीं गए, आजमगढ़ कभी नहीं गए, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये श्रीमान जी विधायक बनने के बाद करहल जाएंगे? तो मुलायम सिंह जी भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई देखो, आप जिसको उचित समझते हैं उसको वोट दीजिए, अपना विधायक चुन लीजिए। तो ये फर्क साफ है कि भारतीय जनता पार्टी करहल में भी चुनाव रुझान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। करहल की जनता इसका फैसला भी करेगी। बाकी बुंदेलखंड और जितने अवध का इलाका है, जो भी 5 फेज आने वाले हैं पूर्वांचल मिला के, क्या लगता है कि आप किस स्तर पर रहेंगे, क्या किस लेवल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सभी फेज में लगभग 90% से अधिक सीटें जीतेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक एक सीट के बारे में बता सकता हूं। मैं बुंदेलखंड में विपक्ष की कहीं बोनी नहीं खुलेगी। जिस बुंदेलखंड में पिछली बार भी नहीं हुई थी, मैं क्या करूं, खुलेगा भी नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड इन लोगों के संसाधनों को नोचने का एक आधार बन गया था। वहां खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी आप ही हो गए थे इनके समय में। आज माफिया मुक्त, भय मुक्त
वातावरण बुंदेलखंड में देकर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ बुंदेलखंड है। एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड की शान बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं जो दशकों से लंबित थी, अर्जुन सहायक से लेकर के लाहचौरा तक ये जितनी भी परियोजनाएं थी ये सभी पूरी हुई हैं। हर खेत को पानी मिल रहा है और हर घर नल योजना, कहीं पर पाइप पिच रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं। ये सभी एक साथ बुंदेलखंड में चल रहा है। एयरपोर्ट वहां पे 2 बन रहे हैं, एक ललितपुर में, एक चित्रकूट में। पर्यटन विकास के पार संभावनाएं वहां पर आगे बढ़ी हैं। बुंदेलखंड की जनता तय कर चुकी है उनको क्या निर्णय लेना है। जिन माफियाओं ने उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उनके प्राकृतिक संसाधनों में लूट मचाई थी, उन लोगों को वे कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। जिन लोगों ने बुंदेलखंड वासियों को एक एक बूंद जल के लिए तरसाया है, मुझे नहीं लगता कि बुंदेलखंड की जनता उनको कभी बर्दाश्त करेगी। और जहां तक अवध की बात है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वैसे ही स्लोगन नहीं था, ये हकीकत का था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, कैसे उसको कोई बर्दाश्त करेगा? कोई राम भक्त उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज तो पूरा क्षेत्र विकास की नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था पिछली सरकार ने। संजरपुर के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पर नौजवानों को कहीं कोई घुसने नहीं देता था। आज इस पहचान के संकट से उभारा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और इस गारंटी को ही अनवरत बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ फिर जनता जनार्दन की अदालत में है। अब बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र, आपकी कर्मभूमि गोरखपुर की। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे क्या पूर्वांचल को, पूरे उस इलाके को साधने की कोशिश थी, या फिर ये सोचा गया था ये तो अपनी पिच है, यहाँ बैटिंग बहुत धुआंधार होगी? देखिए, मैं गोरखपुर से 5 बार सांसद रहा हूँ और मुझे लगता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे कम समय देता था चुनाव के दौरान। 5 साल में रहता था लेकिन चुनाव के दौरान सबसे कम समय देता था। पार्टी ने मुझसे पूछा आप कहां से लड़ना चाहेंगे, मैंने कहा मेरी पहली प्राथमिकता गोरखपुर रहेगी, बाकी पार्टी जहां से कहेगी। पार्टी ने मुझे गोरखपुर से प्राथमिकता दी, मैं गोरखपुर से नामांकन करके प्रचार में लगा हूं। गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। एक जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि आपने अभी अगले चरण के लिए भी बताया, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम में आप बता ही चुके हैं कि वहां से पश्चिम में उदय हुआ है सूर्य। तो जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, जिस रिपीटिशन की आप बात कर रहे हैं, तो आप चुनाव जीतने के बाद भी हमको इंटरव्यू देंगे और 5 KD में ही देंगे? देखिए, मैं पहले भी इंटरव्यू देता रहा हूं, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूं। 5 KD में ही देंगे? मैं क्या कर रहा हूं, 5 KD में ही इंटरव्यू दूंगा, जरूर दूंगा। तो दावे अपनी जगह, वादे अपनी जगह और जनता का आदेश यानी जनादेश अपनी जगह। 10 मार्च तक इंतजार करना होगा और देखते हैं कि जनता किसको देती है जनादेश। तब तक देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। और आपने देखा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें, इंटरव्यू में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आतंकी के पिता सपा के प्रचारक है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी आजमगढ़ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनकी तरफ से बात कही गई। आतंकी के पिता सपा के प्रचारक हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी
आजमगढ़ से है और ये उन्होंने कहा था कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बना दिया है। और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने इस वक्त देखा और उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात यहां पर कही है। उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि आतंकी के पिता सपा के प्रचारक हैं। टेरर का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या एंगल है इसका, और आप इस पर इस जबरदस्त तौर पे हमलावर क्यों है? अहमदाबाद की एक न्यायालय ने फैसला दिया और फैसला देने के बाद न्यायालय ने 38 वहां के सीरियल ब्लास्ट में 56 लोग निर्दोष लोग मारे गए थे। उस आजमगढ़ का जो आतंकी अहमदाबाद ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है, उनमें से एक उसके जो अब्बा जान हैं वह समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रचारक हैं का हिस्सा बनाया, सुशासन को एजेंडे का हिस्सा बनाया, तकनीक को अधिकाधिक अपना करके लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। एक बात तो ये, और दूसरा अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें, 5 साल में हमारी सरकार को कायदे से 3 साल ही कार्य करने का अवसर मिला है। 2 साल कोरोना प्रबंधन और कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए हमारे बीते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं हमारे इन 5 सालों में भले ही 3 साल हमें कार्य करने के लिए मिले हों, 2 साल कोविड प्रबंधन के रहे हों, फिर भी मैं इसको 5 साल मानता हूं। इन 5 सालों की तुलना सपा बसपा सपा के 14 वर्ष से आप कर लें, कांग्रेस के 55 वर्ष से कर लें, ये 4 साल 5 साल हमारे इन पर भारी पड़ेंगे। आपने बात की MY फैक्टर की, रमेश जी ने भी कहा कि मोदी पहले वो मुस्लिम यादव था, फिर मोदी योगी हो गया। मोदी जी ने आपके कंधे पर रखकर एक तस्वीर से संदेश भी दिया। दावा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका स्लोगन है पार्टी विद डिफरेंस। एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक ये पार्टी विद डिफरेंस जो है, इसमें पार्टी में कोई यहां से लेके वहां तक कोई डिफरेंस तो नहीं है? ऑल इज वेल? देखिए, पार्टी एक परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक रूप से पूरे देश के अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी भी और पूरा देश भी चल रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है किसी को। भारतीय जनता पार्टी की शासित जितने भी राज्य हैं वे जितना भी अच्छा कर पा रहे हैं वे मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही कर पा रहे हैं। पूरे देश का कोविड प्रबंधन भी दुनिया के अंदर बेहतरीन माना गया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माना गया। अब कुछ बिग फाइट की बात कर लेते हैं। तीसरे दौर का चुनाव है, मुलायम सिंह यादव भी वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। टक्कर है या फर्क साफ है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की हार का नमूना है कि समाजवादी पार्टी जब अपने अध्यक्ष की हार को वहां पर देख करके फिर उन्होंने अपने तुरुप का पत्ता चला है मुलायम सिंह जी के नाम पर। और मुलायम सिंह जी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वे भी जानते हैं कि करहल की जनता क्या निर्णय लेने जा रही है, और करहल की जनता भी इस बात को जानती है कि जिस आजमगढ़ ने इनको बार बार सांसद बना के भेजा, जब आजमगढ़ नहीं गए विपत्ति के समय, कोरोना में 2 साल में करहल में कभी नहीं गए, आजमगढ़ कभी नहीं गए, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये श्रीमान जी विधायक बनने के बाद करहल जाएंगे? तो मुलायम सिंह जी भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई देखो, आप जिसको उचित समझते हैं उसको वोट दीजिए, अपना विधायक चुन लीजिए। तो ये फर्क साफ है कि भारतीय जनता पार्टी करहल में भी चुनाव रुझान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। करहल की जनता इसका फैसला भी करेगी। बाकी बुंदेलखंड और
जितने अवध का इलाका है, जो भी 5 फेज आने वाले हैं पूर्वांचल मिला के, क्या लगता है कि आप किस स्तर पर रहेंगे, क्या किस लेवल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सभी फेज में लगभग 90% से अधिक सीटें जीतेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक एक सीट के बारे में बता सकता हूं। मैं बुंदेलखंड में विपक्ष की कहीं बोनी नहीं खुलेगी। जिस बुंदेलखंड में तो पिछली बार भी नहीं हुई थी, मैं क्या करूं, खुलेगा भी नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड इन लोगों के संसाधनों को नोचने का एक आधार बन गया था। वहां खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी आप ही हो गए थे इनके समय में। आज माफिया मुक्त, भय मुक्त वातावरण बुंदेलखंड में देकर के विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ बुंदेलखंड है। एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड के शान में बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं जो दशकों से लंबित थी, अर्जुन सहायक से लेकर के लाहचूरा तक, ये जितनी भी परियोजनाएं थी ये सभी पूरी हुई हैं। हर खेत को पानी मिल रहा है और हर घर नल योजना, कहीं पर पाइप पिच रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, कहीं पे ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं। ये सभी एक साथ बुंदेलखंड में चल रहा है। एयरपोर्ट वहां पे 2 बन रहे हैं, एक ललितपुर में, एक चित्रकूट में। पर्यटन विकास के पार संभावनाएं वहां पर आगे बढ़ी हैं। बुंदेलखंड की जनता तय कर चुकी है उनको क्या निर्णय लेना है। जिन माफियाओं ने उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उनके प्राकृतिक संसाधनों में लूट मचाई थी, उन लोगों को वे कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं आने देंगे। जिन लोगों ने बुंदेलखंड वासियों को एक एक बूंद जल के लिए तरसाया है, मुझे नहीं लगता कि बुंदेलखंड की जनता उनको कभी बर्दाश्त करेगी। और जहां तक अवध की बात है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमें नहीं भूलना चाहिए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वैसे ही स्लोगन नहीं था, ये हकीकत का था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, कैसे उसको कोई बर्दाश्त करेगा? कोई राम भक्त उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज तो पूरा क्षेत्र विकास की नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था पिछली सरकार ने। संजरपुर के नाम पर और आजमगढ़ के नाम पर नौजवानों को कहीं कोई घुसने नहीं देता था। आज इस पहचान के संकट से उभारा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और इस गारंटी को ही अनवरत बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ फिर जनता जनार्दन की अदालत में है। अब बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र, आपकी कर्मभूमि गोरखपुर की। गोरखपुर से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे क्या पूर्वांचल को, पूरे उस इलाके को साधने की कोशिश थी, या फिर ये सोचा गया था ये तो अपनी पिच है, यहाँ बैटिंग बहुत धुआंधार होगी? देखिए, मैं गोरखपुर से 5 बार सांसद रहा हूं और मुझे लगता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे कम समय देता था चुनाव के दौरान। 5 साल में रहता था, लेकिन चुनाव के दौरान सबसे कम समय देता था। पार्टी ने मुझसे पूछा आप कहां से लड़ना चाहेंगे, मैंने कहा मेरी पहली प्राथमिकता गोरखपुर रहेगी, बाकी पार्टी जहां से कहेगी। पार्टी ने मुझे गोरखपुर से प्राथमिकता दी, मैं गोरखपुर से नामांकन करके प्रचार में लगा हूं। गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। एक जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि आपने अभी अगले चरण के लिए भी बताया, अवध, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम में आप बता ही चुके हैं कि वहां से पश्चिम में उदय हुआ है सूर्य। तो जिस कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हैं, जिस रिपीटिशन की आप बात कर रहे हैं, तो आप चुनाव जीतने के बाद भी हमको इंटरव्यू देंगे और 5 KD में ही देंगे? देखिए, मैं पहले भी इंटरव्यू देता रहा हूं, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूं। 5 KD में ही देंगे? मैं क्या करूं, 5 KD में ही इंटरव्यू दूंगा, जरूर दूंगा। तो दावे अपनी जगह,
वादे अपनी जगह और जनता का आदेश यानी जनादेश अपनी जगह। 10 मार्च तक इंतजार करना होगा और देखते हैं कि जनता किसको देती है जनादेश। तब तक देखते रहिए जी यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।